ये भैया पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे हिमांक, और हिमांक के आंकिक प्रश्न कई सारे हम लोगों ने लगा चुके हैं। बचे हुए कुछ क्वेश्चन होंगे और तो जिसको हम लोग लास्ट में हल करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं वान-हाफ गुणांक, और वान-हाफ गुणांक का उपयोग करते हुए इन अड़ोस संख्या गुणधर्म को जाना जाएगा। पॉलीगॉनिक प्रॉपर्टीज में वान-हाफ जो गुणांक फैक्टर है इसका क्या क्या कैसे कार्य करता है। हेडिंग लिखा जाए वान-हाफ गुणांक, वान-हाफ गुणांक। वान-हाफ फैक्टर या एफ है, मार्कर चल नहीं रहा। वान-हाफ फैक्टर क्या है, किसे कहते हैं, क्या होता है, एकदम आसान भाषा में समझो। इसे I से डिनोट किया जाता है। I इज इक्वल टू होता है विद्युत अपघट्य पदार्थ के टूटने के बाद कणों की कुल संख्या बटे में विद्युत अपघट्य पदार्थ के टूटने से पहले कणों की कुल संख्या, यानी I इज इक्वल टू m अपॉन m नॉट। क्या सुनो, वान-हाफ गुणांक उसी का निकाला जाएगा जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यानी वैद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे जिन्हें जंग में घुलने के बाद वो दो विपरीत आयनों में क्या हो जाते हो, टूट जाते हो। और दो विपरीत आयनों में टूटने का काम अक्सर सॉल्ट करते हैं। कौन करते हैं? सॉल्ट। यानी जो लवण होते हैं उनको अगर जल में घोला जाता है तो अपने दो विपरीत आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जानते आ रहे हो। एग्जांपल नंबर पहला हम देते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर NaCl को पता है जी, NaCl का अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, जलीय विलयन बनाया जाए तो यह क्या होता है, Na पर प्लस और Cl पर माइनस में क्या आ जाता है, टूट जाता है। इसके बारे में सही पता है। दूसरा एक और एग्जांपल पता है कि अगर हमारे पास क्या है, CaCl2 है, इसको भी अगर एक्वस सॉल्यूशन करेंगे तो ये भी Ca प्लस 2Cl में टूटेगा। तो एक Cl पे एक माइनस तो 2 Cl पर 2 माइनस, और Cl पे कितना प्लस, 2 प्लस में टूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई और भी पदार्थ है, जैसे तीसरा नंबर एग्जांपल अगर हम बात कर लें, Al2SO4 का होल का थ्रायस है, अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो भी Al पर 3 प्लस प्लस 3 SO4 पर 2 माइनस में टूट जा रहा है। अगर इसी तरीके से अगर आगे हम बात करें, एक और कोई पदार्थ को ले लिया जाए, जैसे कैसे, जैसे FeCl3 है, इसको बोला जाएगा तो Fe पर 3 प्लस प्लस Cl3 पर माइनस लग जाएगा। अब ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ अक्सर लवण ही होते हैं, जिनकी आइडेंटिटी क्या है कि प्रारंभ में क्या लगा होगा, मेटल लगा होगा। इनको जब भी जल में घोलेंगे तो जल में जाने के बाद ये अपने दो आयनों में टूट जाते हैं, प्लस और माइनस। प्लस और किस में टूट जाएंगे, माइनस में टूटने का कारण है, गुण रखते हैं। तो इस प्रकार के कैरेक्टर रखने वाले तत्वों का अगर विलयन बनाया जाएगा, विलयन, तो उस विलयन में उसका परासरण दाब, वाष्प दाब, क्वथनांक और हिमांक, इन चारों में परिवर्तन काफी अधिक हो सकता है जनरल की अपेक्षा। अगर हम नमक घोल रहे हैं वहीं पे चीनी घोलेंगे तो चीनी अवाष्पशील है, वैद्युत अपघट्य है। अगर इसको घोला जाएगा तो होने वाला परिवर्तन कुछ अलग होगा, वेपर प्रेशर उतना अधिक नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पर उतनी ही मात्रा में अगर हम NaCl घोल रहे हैं तो वैद्युत अपघटन बहुत ही ज्यादा होगा, और वैद्युत अपघटन होने के बाद उसका परासरण दाब भी बढ़ सकता है, उसका वाष्प दाब भी बढ़ सकता है, उसका क्वथनांक भी बढ़ सकता है, उसका हिमांक भी बहुत ज्यादा घट सकता है। ठीक है ना। तो ये
परिवर्तन कर देते हैं। तो इस परिवर्तन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो आई के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं वांछित गुणांक को। ज्ञात करने का सिंपल तरीका है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ के टूटने के बाद कणों की कुल संख्या m और वैद्युत अपघट्य पदार्थ के टूटने के बाद की कणों की कुल संख्या m0, पहले के कणों की संख्या। ठीक है, तो जरा बताओ इसका I कितना होगा? m/m0 अगर निकालोगे तो इसका I कितना हो जाएगा? 1 और 1 कितना होगा? 2, 1 + 1, क्योंकि m क्या है? टूटने के बाद कणों की कुल संख्या। तो टूटने के बाद कण कितना? 1 और 1 2, और बटे के टूटने से पहले कण की कुल संख्या कितनी है? 1। तो 2 1 1 + 2 2 बटे के 1 बराबर 2। वांछित गुणांक NaCl का कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करें इसका वांछित गुणांक अगर निकाला जाए I का, तो m/m0 CaCl2 का अगर निकालें तो कहोगे टूटने के बाद 2 और 1 कितना है? डायरेक्ट कर देना। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 2 + 1 बटे के 1 यानी कितना होगा? 3। इसका I = कितना होगा लल्ला? m/m0 टूटने के बाद कण की संख्या 3 2 5, टूटने से पहले 1, तो बराबर कितना? 5। इसका कितना होगा I? इसका I हो जाएगा 3 1 4 4 बटा के 1 बराबर कितना? 4। तो क्या I निकालना बहुत कठिन है या I को परिभाषित करना बहुत कठिन है? एकदम आसान है। कहेंगे स्थिर ताप पर किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के टूटने के बाद कणों की कुल संख्या, ये परिभाषा। स्थिर ताप पर किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के टूटने के बाद कणों की कुल संख्या तथा टूटने के वैद्युत अपघट्य पदार्थ के टूटने के पहले के कुल कणों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? हम वांछित गुणांक कहते हैं। इसको I द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्या कठिन न्यूमेरिकल था या कठिन कोई परिभाषा है ना? लिखा है, देखो स्थिर ताप पर किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के टूटने के बाद कणों की कुल संख्या, विद्युत अपघट्य पदार्थ के टूटने के बाद कणों की कुल संख्या तथा वैद्युत अपघटन के पूर्व कणों की कुल संख्या के अनुपात को तथा वैद्युत अपघटन के पूर्व कणों की कुल संख्या के अनुपात को वांट-हाफ गुणांक कहते हैं। इसे I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लिख डालो। आगे इसको पढ़ते हैं हम लोग। वांट-हाफ गुणांक का एक सैद्धांतिक परिभाषा, एक प्रायोगिक परिभाषा। प्रायोगिक क्या परिभाषा है? सुनो जरा ध्यान से, ये पूरा लिख लिया ना, या में कभी कभी वो भी जान लिया जाता, पूछ लिया जाता। तो कहा जाएगा कि पदार्थ का अणु संख्या गुण के नहीं, इसी में या में दूसरे पदार्थ का है, अभी रुके रहा, अणु संख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान डेल्टा नॉट बटे के विद्युत अपघट्य पदार्थ की अणु संख्यक गुणधर्म का परिकलित मान डेल्टा, यानी कि I = क्या लिख सकते हैं? डेल्टा नॉट अपॉन डेल्टा। ये परिभाषा कब लिखोगे? जब पूछा जाएगा कि
वांछा गुणांक की प्रायोगिक परिभाषा लिखी है। कैसी परिभाषा? प्रायोगिक। प्रयोग करेंगे प्रेक्षित और परिकलित, यानी प्रयोग के बाद और प्रयोग से पहले का, ठीक है ना, ये कहने का आशय है। तो प्रायोगिक परिभाषा पूछे तब यह मान लिखोगे, परिभाषा लिखोगे। सीधी सीधी परिभाषा क्या है में सुन लो। कहोगे कि किसी पदार्थ के स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के अणुसंग गुणधर्म का प्रेक्षित मान तथा वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अणुसंग गुणधर्म का परिकलित मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वांछा गुणांक कहते हैं। यह कौन सी परिभाषा है? प्रायोगिक। और जब तुमसे कहेगा केवल वांछा गुणांक लिखिए तो दोनों में से कोई लिखकर चलेगा, कोई गलती नहीं। अगर फिक्स कर दिया कि नहीं वांछा गुणांक का प्रायोगिक मान लिखा ना, तो इसी परिभाषा को लिखोगे। यहां लिखो परिभाषा पढ़ा, देखो देखो स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के 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 अणुसंग गुणधर्म का प्रेक्षित मान, अणुसंग गुणधर्म के प्रेक्षित मान, अणुसंग गुणधर्म के प्रेक्षित मान तथा 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 वैद्युत अपघट्य पदार्थ के तथा वैद्युत अपघट्य पदार्थ के तथा वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अणुसंख्यक गुणधर्म का परिकलित मान के अनुपात को तथा वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अणुसंख्यक गुणधर्म के परिकलित मान के अनुपात को वान-ठाप गुणांक कहते हैं। इसे वान-ठाप गुणांक कहते हैं। परिकलित मान के अनुपात को वान-ठाप गुणांक कहते हैं। उतारो, फटाफट उतारो बच्चों। अब इस वान-ठाप गुणांक का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंग गुणधर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको जानेंगे। हेडिंग लिखो, वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए, वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए वान-ठाप गुणांक या इसी को कहेंगे वान-ठाप गुणांक तथा अणुसंख्यक गुणधर्म में संबंध, अणुसंख्यक गुणधर्म में संबंध, ये हेडिंग है नल्ला। फटाफट लिखो, इतना जल्दी करो। चलो जी, सबको पता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला नंबर था हम लोगों का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। क्या था लल्ला? सूत्र सभी लिखते हैं। हमने शुरू किया था PV = ST। सबसे पहला फार्मूला बना था जो कितने मोल के लिए था? N मोल के लिए, सॉरी 1 मोल के लिए था, 1 मोल के लिए था। आगे PV = NST आया जो कितने मोल के लिए था? N मोल के लिए था। फार्मूला तो याद करोगे नहीं तुम लोग। फिर हमने बताया PV = इसी को W किस में बदला गया? MST में। मेन तो फार्मूला यही है, इसी से ऐसा बन रहा है। N का मान 1 रख देंगे, ये बन जाएगा, और N का मान सबको पता W/M होता, रख देंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, और इसी V को इधर पक्षांतर कर देंगे, इस V को इधर, तो N/V, और N/V का मतलब होता है W/M/V, और मोललता यानी सांद्रता CST को रिप्रेजेंट करता है। ये 4 फार्मूले बनाए गए थे। चारों को फिर से नहीं हल करना है, फिर से जानना है, यहाँ पर पूरा विस्तार से सारा कुछ पढ़ चुके हम लोग, पूरा विस्तार से एक करके फिर से पढ़ने बैठेंगे, फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा। यानी कि चारों को फिर से पढ़ाना शुरू कर दिए, बताना शुरू कर। परासरण
दाब, परासरण दाब यह कब इस्तेमाल किया जा रहा था लल्ला? उस समय जब वैद्युत अनअपघट्य या अवाष्पशील पदार्थ था तब ये सारी चीजें लागू हो रही थी। लेकिन अगर वहीं पर वैद्युत अपघट्य पदार्थ आ गया, एंट्री कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट जो जल में घुलने के बाद टूट जाए अपने आयनों में, तो कुछ नहीं करना है, इन सभी फार्मूले के आगे केवल क्या लग जाएगा? आई। बस यही फार्मूला बन जाएगा। कठिन है? हाँ, लेकिन क्वेश्चन हल करते समय बड़ी बारीकी से ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताया तो वांठा गुणांक लगेगा कि नहीं लगेगा। क्वेश्चन तभी फंसता है, तुम्हें भूत सवार होगा पीबी इक्वल टू एनएसटी पर हल करने का, लेकिन पता चले यूरिया की वजह दे दिया हो कैल्शियम क्लोराइड, अब तुम कैल्शियम क्लोराइड का वांठा गुणांक रखबे नहीं किए, तुम रख दिए पीबी इक्वल टू एनएसटी वाले फार्मूले हल कर दिए, आई का मामला नहीं रखे, तो मामला गलत। तो पदार्थ को बड़ी बारीकी से देखना होगा इन चारों के लिए कि पदार्थ वैद्युत अपघट्य है या वैद्युत अनअपघट्य है। अगर अनअपघट्य है तब तो आई हटा के लगाएंगे, और वैद्युत अपघट्य है तो तुरंत आगे क्या लगा देंगे? आई, सभी फार्मूले में। अभी तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे सारा कुछ है, फिर उसके बाद एग्जांपल समझाएंगे। दूसरा क्या था भैया हम लोगों का? दूसरा था सर जी वाष्प दाब में अवनमन। अच्छा, वाष्प दाब में अवनमन बताओ। वाष्प दाब में अवनमन जो क्या था? वाष्प दाब में अवनमन सबसे पहले भैया मिला हम लोगों को, सर जी मिला LVP लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू P नॉट माइनस PS। फिर हम लोगों को मिला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। फिर इसके बाद हम लोगों को मिला राउल्ट-कनियम काई विले बराबर P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट मिला। फिर इसके बाद हम लोगों को मिला काई का नहीं PS इज इक्वल टू P नॉट काई A प्लस P नॉट काई B प्लस डॉट 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 वाला पूरा मिल गया, ठीक है ना? ये सारा का सारा आपको मिला। ये कब इस्तेमाल करेंगे सब फार्मूला भैया? जब अनअपघट्य या अवाष्पशील होगा तब। लेकिन अगर अपघट्य पदार्थ आ गया तो क्या लगेगा लल्ला? आगे क्या लग जाएगा? आई। आई क्या है? वांठा गुणांक, आई लग जाएगा। मामला समझ में आई? वाष्पशील वाष्प दाब के बाद आता है क्वथनांक में तीसरा कंडीशन, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या था? पहले तो था सभी डेल्टा टीबी इक्वल टू टीएस माइनस टी नॉट, पहले ये मिला हम लोगों को। तो और दूसरा क्या मिला हम लोगों को सर जी? डेल्टा टीबी इक्वल टू छोटा डबल हुआ इंटू 1000 गुणित केबी बटे के एम इंटू कैपिटल डाल। यह कब इस्तेमाल करते? परिभाषा में कई बार बोला गया अवाष्पशील अनअपघट्य, अवाष्पशील और अनअपघट्य। लेकिन अपघट्य आ गया तो क्या होगा? कुछ नहीं, आगे क्या लग जाएगा? स्मॉल आई वांठा गुणांक। मामला समझ में आ गया? इसी तरीके से भैया चौथा कंडीशन क्या थी हम लोगों का? हिमांक में अवनमन। क्या होगा हिमांक में अवनमन का? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टीएस। कोई फार्मूला याद करके नहीं बैठा। अवाष्पशील है तो क्या लगेगा? आई, और फिर आगे लग जाएगा टी एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू गुणित, अब तो देखिए बताइए ये और बटे के एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और आगे क्या लग जाएगा भैया? दिवाय वांठा गुणांक के लिए ये सभी नियम बन गए। किस पर? वांठा गुणांक तथा अणुशक्ति गुणधर्म में रिलेशन। या कह सकते हो वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए वांठा गुणांक। वांठा गुणांक या इसको अणुशक्ति गुणधर्म लेते हैं ना। जब ये ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 25 डिग्री सेल्सियस 27 करो इसको, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaCl के
25 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaCl के 27 ग्राम। हैं, हाँ 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaCl के 12 ग्राम को जल में घोलने पर, NaCl के 12 ग्राम को जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। प्राप्त विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। S is equal to 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स हो तो। चलो जी, क्या कहीं इसमें लिखा हुआ दिख रहा है हमको क्वांटा पूर्णांक लगेगा? नहीं। चलो पहले गलत हम लोग करते हैं, फिर सही करेंगे, ठीक है ना। पहले तुमको क्वेश्चन करो, ये तुमको आ रहा है क्वेश्चन पेपर में देखते ही, और ये तो क्वेश्चन हमको आ रहा, फट सा करोगे इसे। क्या कहोगे कि सर जी ताप दिया है T का मान कितना 27 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस तो आपने बताया केल्विन में बदल दो, 27 प्लस 273 यानी T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 केल्विन। अब कहोगे कि सर जी NaCl की क्या दे दी गई है मात्रा, जिसका मान दिया गया है 12 ग्राम, यानी स्मॉल W का मान दे दिया। तो स्मॉल m चाहिए, हम कहेंगे NaCl का अणु भार स्मॉल m इज इक्वल टू 23 और प्लस 35.5 यानी 58.5 हो गया m का मान रखने से। s का मान सर जी दिया है, s का मान कितना दिया 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल। अच्छा जली विलयन और यहाँ पर ना 12 ग्राम को जल में घोलने पर एक चीज यहाँ पर सेंटेंस छूट गया, दो घोलने पर 500 ml विलयन बनता है, 500 ml विलयन बनता है। हाँ तो यहाँ पर सर जी V का मान कितना दे दिया, V का मान कितना दे दिया लल्ला 500 ml, यानी कि V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 लीटर। ये मान सारा का सारा आ गया। तो तुम कहोगे कि सर जी परासरण दाब पूछा, तो परासरण दाब कहेगा ही फार्मूला में PV इज इक्वल टू NST। तुरंत इसी पर अगर हल करना शुरू कर दोगे सूत्र पर, यही है ना सूत्र जी, PV इज इक्वल टू NST। तो क्या हो जाएगा सर जी P का मान पूछ रहा, V का मान 1/2 और N मतलब W बाई M, N का मतलब W बाई NST। हमें P निकालना, सारी चीजों को भेज देंगे, WST अपॉन N इंटू क्या हो जाएगा V। तो W का मान रख दोगे कितना सर जी, W का मान 12, S का मान 0.0821, ठीक है, T का मान कितना 300, M का मान कितना है जोड़ भर आया 58.5 और V की वैल्यू कितनी है 1/2 यानी 0.5 रख दोगे। और अगर हल करके चले आओगे पूरा हो जाएगा गलत। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि NaCl कैसा है वैद्युत अपघट्य, और ये परासरण दाब कहे, वाष्प दाब में अवनमन करे, चाहे हिमांक में चाहे क्वथनांक, इन चारों में बस लगेगा। ये नहीं कि चले जाए नॉर्मल मोलर सब में आई लगाते फिर सब में आई नहीं लगेगा, केवल इन चारों में ही आई लगेगा, और ये हो गया तुरंत गलत। तो इस केस में हमें क्या चाहिए भैया आई, क्या लगाना होगा आई लगाना होगा। और आई का मान सबको पता है, NaCl को तोड़ेंगे तो Na पर प्लस और प्लस Cl पर माइनस, तो इसके लिए आई का मान कितना हो जाएगा M/m0 इज इक्वल टू 2/1 बराबर 2, यानी आई का मान 2। देखो इसी 2 का गुणा आंसर को क्या कर देता है गलत कर देता है। हाँ जी ना 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 शुरू से ही करके दिखाना होगा, जब पता चले तुम लास्ट में लागत कर दोगे, कौन बात हो गई, फार्मूले से ही ना लेके चलोगे ना, फार्मूला आपकी है क्या जी। P का मान ATM में हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, है ना आसान बिल्कुल। हाँ लेकिन बड़ी केयर करना होगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। दिए गए पदार्थ को, अगर ये पे यूरिया होता तो, ग्लूकोज होता तो, चीनी होता तो आई का मान नहीं लगाते, सीधा सीधा रख देते। मामला क्लियर है, चलो उतार लो इतना।